जय हिंद बच्चों। तीसरा वीडियो इस क्रम में लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। अब देखिए, पहाड़ी इलाके में गर्मी और सर्दी दोनों बहुत ही तेज होती हैं। ये दोनों जब निकले तो सवेरे नहीं जा सके, है ना, देर से निकले। 10-11 बजे के आसपास जब धूप तेज हो जाती है, पहाड़ी धूप ऐसे भी खतरनाक होती है। हालांकि यह भी कहा है कि उस धूप में यदि आप थोड़ा सा भी मोटा कपड़ा अपने सिर पर लपेट लें तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। क्या विडम्बना है। विडम्बना यानी विरोधी बातें, है ना। 2 बजे के आसपास आप धूप में चल रहे हैं, आपका ललाट, चूँकि सामने सूरज है, आपका ललाट यानी यह कपाल जो है यह जल रहा है और पीछे का जो हिस्सा है वो ठंडा है। क्योंकि वहाँ ठंड भी तो है ना, तो पीछे का हिस्सा, वहाँ धूप नहीं पड़ रही, इसलिए उधर का हिस्सा जो है, हवा जो चल रही है उस कारण उधर का हिस्सा जो है ठंडा है और सामने सूरज की किरणों के कारण ललाट तप रहा है। क्या बात है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े हम। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वे एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। हालांकि सुमति जो उनके संगी थे, तिंगड़ी में उनके और भी पहचान वाले लोग, उनकी पहचान के और भी लोग थे वहाँ तिंगड़ी में, लेकिन वे एक और यजमान से मिलना चाहते थे सुमति, इसलिए वे आगे जाना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। शेखर विहार जगह का नाम है, उधर जाने के लिए कहा अपने मित्र से और दोनों चलने लगे। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अब देखिए, वहाँ की जो खेती की व्यवस्था है इसका वर्णन है यहाँ। क्या बोलता है लेखक कि तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी। वहाँ जितनी भी ज़मीनें हैं, जितनी भी ज़मीन है, जितने भी भूखंड हैं, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटी छोटी जागीरों में पूरी की पूरी ज़मीन बटी हुई है। छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। जो ज़मीन बटी हुई है, जो भूखंड बटे हुए हैं, उन भूखंडों का जो अधिकतर हिस्सा है, उसका अधिकार जो, उन भूखंडों का अधिकार अधिकतर हिस्सा जो है वह मठों के अधीन में, उस पर जो अधिकार है वो मठों के अधीन है जी। मठ क्या है, तो वहाँ बौद्ध भिक्षु जो है तो वहाँ उनके मठों का वह केंद्र है, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है। वह बौद्ध भिक्षु वहाँ रहते हैं, मठ कहला, जहाँ वे रहते हैं बौद्ध भिक्षु, वहाँ उस इलाके को, उस स्थान को मठ बोलते हैं। उस भवन को, खासकर भवन नहीं है, मठ का आकार अलग से होता है, गुंबदनुमा होता है। तो अब देखिए, पूरे तिब्बत की ज़मीन छोटी बड़ी जागीरों में बटी हुई है और जागीरों पर, अधिकतर जागीरों पर मठों का अधिकार है, बौद्ध भिक्षुओं का अधिकार है। याद रखिएगा, पूरे तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं का करीब आध्यात्मिक अधिकार तो उनका है ही। बहरहाल, इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अच्छा, हर जागीरदार को ज़मीन मिली हुई है तो वह अपने हिस्से में मजदूरों से खेती खुद भी कराता है। मठ भी खेती करवाते हैं और जागीरदार भी खेती करवाते हैं। अब जागीरदारों को मजदूर वहाँ मुफ्त में मिल जाते हैं, बेगार यानी कि मुफ्त में काम करने वाले। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। अब मठ की तरफ से, मठ का अधिकार है ना, तो मठ की तरफ से देखभाल के लिए काम होता है कि नहीं, खेती होती है कि नहीं, इसके लिए आदमियों को भेजा जाता है। अब जो आदमी मठ की तरफ से प्रतिनिधि बनकर वहाँ पहुँचता है जिस जागीर में,
उस जागीर में उसकी बहुत ही आवभगत होती है, उसकी बहुत ही सेवा शुश्रूषा होती है, वह भगवान की तरफ माना जाता है। चूँकि मठों का ही अधिकार है आध्यात्मिक रूप में, तो उन्हीं की हम यहाँ मिलाकर जागीरदारों को चलना पड़ता है। इसीलिए शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, भिक्षु को नमसे बोलते हैं, मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। नमसे उनका नाम भी हो सकता है, बहुत भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। अब शेखर की खेती के लिए जो मुखिया भिक्षु आए थे उनका नाम नमसे था। वे बहुत ही सज्जन थे, बहुत बढ़िया थे और बहुत ही प्रेम से मिले। उन्होंने यह नहीं दिखाया अब मठ की तरफ से आए हैं तो आप अपना रोब गालिब करेंगे, रोब दिखाएंगे, रोब जमाएंगे, ऐसा नहीं था। साधु हैं, भिक्षुक हैं, तो उनमें सदाशयता और परोपकारिता की भावनाएं तो रहती ही हैं, जाहिर सी बात है। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, कंजूर तिब्बती भाषा का शब्द है, यानी कि बुद्ध वचन का अनुवाद। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों का जो अनुवाद हुआ है उस अनुवाद को कंजूर बोलते हैं। कंजूर की हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। 103 पोथियाँ यानी पुस्तिकाएँ थीं, आप बोल सकते पुस्तिकाएँ थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा, मतलब जिस काम, यही तो इनका काम था, अनुवाद खोजने और अनुवाद करने के लिए ही तो ये गए हुए थे। तो बोलते हैं कि मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। वे जो कंजूरें थीं, वे कंजूरें बहुत ही मोटे कागज़ पर और अच्छे अच्छे सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। 15-15 शेर यानी कम से कम 7.5-8 किलो के आसपास एक एक पोथी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मैं अब पुस्तकों के भीतर था अर्थात मैं पुस्तकों में लीन हो गया। यह बहुत अच्छा प्रश्न है जो बार बार आता है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था का क्या मतलब है? अर्थात मैं पुस्तकों में रम गया था, पढ़ाई में लीन हो गया था। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वे उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर हम चल पड़े। अर्थात जब इन्हें कंजूर मिल गई, यानी जो अनुदित पुस्तिकाएं मिल गई, तो फिर वहीं रम गए। ये इसी काम के लिए तो गए हुए थे और वहाँ रम कर इन्होंने अच्छी तरह से उन पुस्तिकाओं का अध्ययन किया। तब तक इनके मित्र सुमति ने कहा कि मैं आता हूँ। इन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि ठीक है, आपको जहाँ जाना हो जाइए, क्योंकि मैं तो अब अपने मुकाम पर, मैं तो अपने लक्ष्य पर पहुँच गया और मैं तो अपना उद्देश्य पूरा कर रहा हूँ अब। और वे पुस्तकों में रम गए, पुस्तकों में खो गए। और वे पुस्तकों के भीतर थे, ऐसा है, लेखक पुस्तकों के भीतर था। तो इन्होंने सोचा किया कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन इनके पास बहुत सारी पुस्तिकाएँ थीं, ये आराम से अपना समय गुजार सकते थे और इसी काम के लिए तो गए ही थे। लेकिन ये सुमति सुबह में गए और दोपहर में ही आ गए। फिर वहाँ से ये लोग आगे चले गए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, इन्हें तिंगरी पहुँचना था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर हम चल पड़े। भिक्षु नमसे से विदाई लेकर ये दोनों फिर वहाँ से आगे की ओर चले गए। बस यहाँ तक है, पाठ आपका समाप्त हुआ। और इसके बाद जो प्रश्न अभ्यास है, इसमें जितने प्रश्न हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं। मैं गृहकार्य के रूप में दूंगा भी, और ऐसे भी ये समझिए, ये समझ में आने वाली बात है कि पाठ समाप्त हुआ तो प्रश्न अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं वे सारे के सारे आपको करने हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।